नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पूछे गए थे केंद्रीय विद्यालय संगठन की टीजीटी एलडीसी एग्जाम में। और उसका जो पार्ट 3 है, क्रिएटिव कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, इसके अलावा स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, यहाँ से संबंधित ये प्रश्न है। तो आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं इन प्रश्नों के उत्तर दे करके। तो दोस्तों, आप अपने उत्तर जरूर कमेंट करिए। प्रश्न पढ़ने के बाद में उत्तर आपका कमेंट करते जाइए। पहला प्रश्न हल करते हैं। स्कूल में एक बच्चा जो समाज के वंचित वर्ग से आता है, उसको अक्सर कौन सी परेशानी झेलनी पड़ती है? जो वंचित वर्ग से आता है उसे अक्सर कौन सी परेशानी झेलनी पड़ती है? उन्हें कक्षा में पीछे बैठने को कहना, उन्हें चिढ़ाना, टीजिंग करना, कक्षा सहपाठियों द्वारा उनकी पिटाई करना, या कम प्राप्तांक मिलना। क्या हो सकता है इसका उत्तर? बताइए, जल्दी से कमेंट करो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होना चाहिए वो है ऑप्शन नंबर 2, उन्हें चिढ़ाना। ये माना है आंसर की के अकॉर्डिंग जो केवी ने जारी की है। बाकी फाइनल आंसर की आएगी, अगर उसमें कोई चेंजेज आएंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगमकर्ताओं की कौन सी अनुशासनहीनता की हरकत पर अध्यापकों का न्यूनतम नियंत्रण है? यानी कि नियंत्रण बहुत कम है। साइबर आधारित धौंसबाजी, चिढ़ाना, अधिगमकर्ताओं में हाथापाई, या अध्यापकों के प्रति अवज्ञा। तो दोस्तों पता है, अध्यापकों की न्यूनतम नियंत्रण रहेगा यहाँ पे साइबर बुलिंग के अंदर, है ना। साइबर आधारित धौंसबाजी पर, क्योंकि चिढ़ाना, अधिगमकर्ताओं में हाथापाई और अध्यापकों के प्रति, ये टीचर को पता चल जाएगा। कहाँ पर? स्कूल के अंदर होगी जो भी घटना है, तो इन पर नियंत्रण हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नियंत्रण बहुत ही मुश्किल है यहाँ पे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शिक्षण अधिगम की दृष्टि से निम्न में से कौन एक विविधता का एक कारक नहीं हो सकता है? ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं की विभिन्न रुचियां, अधिगमकर्ताओं की विभिन्न समुदायों से आने वाले विद्यार्थी, कुछ अधिगमकर्ता या तो बहुत पतले या मोटे हैं, कुछ अधिगमकर्ताओं के अभिभावक अपराधी रहे हैं। तो क्या होगा इसका उत्तर? जल्दी बताओ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए। कुछ अधिगमकर्ता या तो बहुत पतले हैं या मोटे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, आप इसको वैसे भी कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कभी कभी अध्यापकों को नवाचारी शिक्षण अधिगम विधियों का अपनाना पड़ता है, क्योंकि कक्षा में अधिगमकर्ताओं की उपस्थिति बहुत कम होती है, कुछ अधिगमकर्ताओं के अभिभावक बहुत अमीर हैं, कुछ अधिगमकर्ता परीक्षाओं में बहुत लंबे उत्तर लिखते हैं, या अधिगमकर्ता बहुत ही असमान पृष्ठभूमि से आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, क्योंकि इनसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। टीचर को बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज यूज करने पड़ेंगे, उसको डिफरेंट टीचिंग जो लर्निंग मेथड्स है, अप्रोच है, वो यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि अधिगमकर्ता जो है, लर्नर जो है, असामान्य यानी कि बहुत अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, इसके लिए उनको अलग अलग मेथड्स की आवश्यकता होती है। बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट देखो। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के अनुसार कितने प्रकार की अक्षमताएं बताइए? मैंने डिस्कस किया था लास्ट पेपर में, जो पीजीटी में पूछे गए थे उसमें भी। तो मैंने आपको बताया था कि भैया जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज वाला जो एक्ट है 2016 का, उसको रट लीजिए, उसको याद कर लीजिए, क्योंकि वहां से प्रश्न बनने की संभावना है। तो उसमें ये पूछा गया था कि ये एक्ट कब आया था, तो 2016 उसका उत्तर था। अब यहाँ पे पूछा गया कि कितने प्रकार की डिसेबिलिटीज का यहाँ पे वर्णन है, तो मैंने आपको बताया था 21 प्रकार की, 21 टाइप्स की यहाँ पे डिसेबिलिटी है। और इससे पहले जो एक्ट था मैंने बताया था 1995 वाला, इसमें केवल 7 प्रकार की डिसेबिलिटीज थी, लेकिन 2016 में जब इसको हमने, इसका स्थान इसने ले लिया, तो इसमें कितनी हो गई? 21। ये हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है दोस्तों, इसको थोड़ा पढ़ लीजिए, आपके लिए बहुत हितकारी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कक्षा में एक अध्यापक द्वारा कौन सी अक्षमता आसानी से नहीं पहचानी जा सकती? यहाँ पे 3 प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटीज दी गई है, उनमें से कौन सी आसानी से नहीं पहचानी जा सकती? डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, अवसाद यानी कि डिप्रेशन, और डिसग्राफिया। तो आपको पता है डिसलेक्सिया पठन विकार होता है, ठीक है। यहाँ पे डिसकैलकुलिया जो गणितीय संबंधी प्रॉब्लम्स हैं उसकी, अवसाद डिप्रेशन है ये, और डिसग्राफिया लेखन संबंधी जो राइटिंग संबंधी उसकी प्रॉब्लम है। तो इनको तो आसानी से पहचान लेता है टीचर, है ना। लेकिन अवसाद जो है ना, डिप्रेशन का बहुत मुश्किल है, टीचर को आसानी से नहीं पहचानता। पहचान तो इसको भी जाता है, लेकिन इजीली नहीं पहचान सकता, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कैसा लगा दोस्तों ये प्रश्न? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कमेंट कर दीजिए आप। और दूसरा, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, इतनी सी रिक्वेस्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वार्षिक स्कूल कैलेंडर विकसित करने में कौन रचनात्मक सुझाव दे सकता है? अभिभावक, माध्यमिक कक्षाओं के अधिगमकर्ता, उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के छात्र, या स्कूल कक्षाओं के सभी मॉनिटर? जल्दी से कमेंट करो, इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के छात्र, स्टूडेंट जो होंगे सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी क्लासेज के, वो
कैलेंडर विकसित करने में अपना रचनात्मक सुझाव दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक शिक्षण अधिगम मंच नहीं है? शिक्षण अधिगम मंच नहीं है। हॉबी क्लब, हॉबी क्लब तो है वही शिक्षण अधिगम मंच। विषय क्लब, सब्जेक्ट क्लब भी है। स्टाफ क्लब और अंताक्षरी यानी क्विज। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि स्टाफ जो क्लब है वो क्या है? शिक्षण अधिगम मंच नहीं है, वो केवल स्टाफ के लिए होता है, जबकि ये सारे जो हैं ये बच्चों के लिए हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे शिक्षण अधिगम मंच नहीं है, बाकी सब है। बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों। कला या संगीत पढ़ाने हेतु आर्ट का कोई हमें पीरियड लेना है या फिर म्यूजिक का लेना है, तो स्कूल समय सारणी में किस कालांश को वरीयता देनी चाहिए? यानी कि कौन से पीरियड में उसे प्रायोरिटी देनी चाहिए कि उसमें म्यूजिक का या फिर आर्ट का पीरियड होना चाहिए? पहला, दूसरा, चौथा और अंतिम। दोस्तों इसके लिए लास्ट पीरियड इजी रहेगा, लास्ट वाला, क्योंकि बच्चे बोर हो जाते हैं सारे दिन पढ़ के, पूरे दिन पढ़ते पढ़ते, तो उनको अंतिम पीरियड में क्या है, थोड़ा एक इंटरेस्ट रहता है कि कला और संगीत, क्योंकि दोनों ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो बच्चा आराम से मजा लेता है। नहीं तो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपको पता है बोरिंग हो जाते हैं जब पूरे दिन आप पढ़ते हैं, लर्निंग करते हैं, पढ़ रहे हैं, तो लास्ट में जाके लगता है कि यार अब कुछ संगीत हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए जिससे हमारा मन सही हो जाए, प्रसन्न हो जाए। यस और नो, तो ये बच्चों के साथ भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक स्कूल के प्रधानाध्यापक की निम्न में से कौन सी एक नैतिक जिम्मेदारी होना जरूरी नहीं है? ठीक है ना, अच्छा प्रदर्शन करने वाले अध्यापक और छात्रों को नगद रूप में पुरस्कृत करना, सभी निर्णय छात्रों की रुचि के अनुसार लेना, अध्यापक और छात्रों पर अनुशासन की कार्रवाई करने के लिए में निष्पक्ष होना चाहिए, अपने निजी स्वार्थों को स्कूल के बेहतरी से कम महत्व देना। तो यहाँ पे उत्तर कमेंट करो अपना जल्दी से फटाफट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा नंबर 1, अच्छा प्रदर्शन करने वाले अध्यापक और छात्रों को नगद पुरस्कृत करना, ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, मोरल ड्यूटी नहीं है। बाकी ये सारी चीजें है ना, ये मोरल ड्यूटी है उसकी। सभी निर्णय छात्रों की रुचि के अनुसार लेना, अध्यापक और छात्रों पर अनुशासन पर जब कार्रवाई करेंगे तो उसमें निष्पक्ष होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये मेरा जान का है, ये अच्छा है, ये बुरा, ऐसा नहीं। उसमें केवल देखा जाना चाहिए क्या उसका व्यवहार कैसा है, उसका जो उसने जो काम किया है ना उसके आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए, न कि उस व्यक्ति को देखकर कार्रवाई चाहिए, उसके कर्म को देखकर कार्रवाई करनी चाहिए। अपने निजी स्वार्थों को स्कूल के बेहतरी से कम महत्व देना, बिल्कुल सही है। खुद का स्वार्थ बाद में, पहले स्कूल की बेहतरी के लिए काम करेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उद्योग और स्कूल की सहलगनता हेतु आदर्श उपाय क्या होगा? यानी कि इंडस्ट्री और स्कूल के अंदर जो हम सहलगनता करेंगे, उनका जुड़ाव करेंगे, उसके लिए आदर्श उपाय क्या होगा बताओ? बच्चों को किस प्रकार से उनको जोड़ा जाएगा? तो स्कूल के अध्यापक उद्योगों में तकनीकी प्रशिक्षण हेतु जाएं, ऑप्शन नंबर 1 है। उद्योग के तकनीकी लोग स्कूल में आकर कुछ कक्षाएं लें, या फिर छात्र और अध्यापक उद्योगों में जाकर उनके कार्य करने के तरीकों को जाने और समझे, या उद्योगपति स्कूल का ढांचा विकसित करें। तो दोस्तों इसका बेस्ट जो आंसर निकल कर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, छात्र और अध्यापक इस उद्योगों में जाकर उनके कार्य करने के तरीकों को जाने और समझे। इससे बच्चों के अंदर उनके कार्यों को जानने के बाद उनके अंदर तर्क शक्ति विकसित होगी, किस प्रकार के कार्य होते हैं। ठीक है, और कई बार तो ऐसा होता है कि स्कूल के विद्यालयों के जो बच्चे हैं, विद्यालय के जो बच्चे उनको ले जाया जाता है, ठीक है ना, कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट में ले जाया जाता है, इंडस्ट्रीज में ले जाया जाता है, ताकि बच्चे उनके कार्य को समझ सकते हैं, क्योंकि पाठ में पढ़ने के बाद उनका लाइव एक्सपीरियंस वहां पर जुड़ जाता है। ठीक है ना, ये सारी चीजें तो संभव भी नहीं है। ठीक है ना, तो नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्कूल पड़ोसी उद्योगों को मदद दे सकते हैं, स्कूल पड़ोसी उद्योगों को मदद दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं आप इसका अंदाजा लगाना है। पहले आपको कथन दिए गए, इनको पढ़ना है, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है। देखो, उद्योगों को स्कूलों के प्रति उनकी जिम्मेदारी का एहसास करा के, बिल्कुल सही है। ठीक है, इस उद्योगों को स्कूलों के प्रति उनकी जिम्मेदारी का एहसास करा के, उद्योग कर्मियों के कार्य भार में हाथ बटाकर, ये तो बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा तो नहीं कर सकता स्कूल, उद्योग कर्मियों के कार्यभार में हाथ नहीं बटा सकते हम। ठीक है, छात्रों के उद्योगों में जाकर अंतर व्यक्तिक संबंधों को बेहतर बनाकर, ये संभव है। ठीक है, औद्योगिक प्रदूषण कम करने के उपाय सुझाकर, बिल्कुल सही है, हम कह सकते हैं कि भाई औद्योगिक प्रदूषण कम होना चाहिए। उद्योगों के कर्मियों की नीरसता कम करके, ये भी पॉसिबल है, उद्योग के कर्मियों की अगर नीरसता कम हो सकती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2, A C D बी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस पाठ्यचर्याई क्षेत्र हेतु स्कूल शिक्षक का सबसे कम परामर्श लिया जाता है? कौन सी चीज में स्कूल शिक्षक का सबसे कम परामर्श लिया जाता है, राय ली जाती है?
तो बताओ क्या है इसका उत्तर। शिक्षा के उद्देश्य, अधिगम विषय की सामग्री, शिक्षण प्रविधि या शैक्षिक मूल्यांकन। तो दोस्तों आपको पता है अध्यापक के हाथ में क्या क्या है, देखो अधिगम की विषय सामग्री में भी अध्यापक का रोल होता है। शिक्षण शिक्षण प्रविधि टीचर्स ही करते हैं डिसाइड अपने अकॉर्डिंग। शैक्षिक मूल्यांकन, ठीक है, इन सभी में टीचर का योगदान होता है, परामर्श होता है। लेकिन शिक्षा के उद्देश्य तो ऑलरेडी फिक्स होते हैं, ठीक है, इनमें शिक्षक का सबसे कम परामर्श लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस विषय द्वारा पाठ्यचर्या की शिक्षण प्रविधि के आयाम को सर्वाधिक योगदान दिया जाता है। दर्शन शास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान या मानव विज्ञान। जल्दी बताओ फटाफट इसका उत्तर, शानदार क्वेश्चन है। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी ही मेन सब्जेक्ट है, सर्वाधिक योगदान इसी का है, मनोविज्ञान का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुउद्देशीय स्कूलों की संकल्पना किसने दी थी। मल्टीपर्पज जो स्कूल हैं, मल्टीपर्पज जो स्कूल है इसकी संकल्पना किसने दी थी। राधाकृष्णन आयोग, मुदालियार आयोग, कोठारी आयोग या एनपीई 1986। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मुदालियार आयोग। आपको पता है डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिया थे, ये मद्रास विश्वविद्यालय के अंदर उप कुलपति हुआ करते थे, 1952 में ये आया था, ठीक है। इसमें इनके इसको माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, ठीक है ना, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। और इसने पहली बार कहा कि भाई मल्टीपर्पज स्कूल यहाँ पे होने चाहिए। तो दोस्तों ये आए थे टीजीटी हिंदी के अंदर, जो हमारा ये सेक्शन है पार्ट 3 का, लास्ट 3 सेक्शन जो है, क्रिएटिव कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, इस सेक्शन के प्रश्न हमने हल किए थे। कैसे लगे और आपकी तैयारी कितनी है कमेंट करके जरूर बताइए। और अपनी तैयारी को दिन प्रतिदिन पुस्ट करते जाइए, जितना भी समय है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िए, लर्निंग कीजिए, स्ट्रेस फ्री रहिए। जितना पढ़ा जा रहा है वैसा नहीं कि हम सब कुछ नहीं कर सकते अब कम समय में, तो आपके जो नोट्स हैं या जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको आप याद करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।